नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता है कि इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, तो रिवीजन के तौर के लिए उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको डेविएशन या औसत के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल कराने वाला हूँ। ऐसे करके हम थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे कुछ पार्ट करते रहेंगे, ताकि घर पे हमारी बिल्कुल पढ़ाई बंद ना हो, धीरे धीरे करके हमारी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि औसत का जो एवरेज जैसे है, मैं एवरेज का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा आपको, एवरेज का एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे एवरेज का आप बेसिक्स मतलब जानते हैं कि एवरेज का मतलब होता है जो भी बटना है सब में बटना है और बराबर बटना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो 4 लोग हैं और इन 4 लोगों के पास ऐसे हैं, एक के पास मान लो 20 रुपए हैं, एक के पास 16 रुपए हैं, एक के पास 24 है और एक के पास 40 रुपए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एवरेज आप बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 40 और 24 जोड़ करके 64, 64 और 16 जोड़ करके हो जाते हैं आपके 80, 80 और 20 जोड़ करके हो जाते हैं आपके 100। तो 100 को अगर मैं चारों में इक्वली डिवाइड करूं, तो इक्वली डिवाइड करने के लिए 100 4 में इक्वली डिवाइड होगा तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हालांकि इसके एवरेज निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि और सारे तरीके पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि आप इन संख्याओं के लिए औसत बताइए। ठीक है, तो और जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस पे बनते हैं वो आपके एवरेज के चैप्टर में होंगे। ठीक है ना, मैं तो आज आपको इसका यूज करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छे सा क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, इस क्वेश्चन को समझना। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां, ठीक है, बोर्ड अभी छोटा ही है तो मैंने इसलिए यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। इन क्लास द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। ठीक है, 80% लड़कियां व 75% लड़के इस परीक्षा में पास हुए। इस परीक्षा में पास हुए, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए। बहुत ही छोटे से क्वेश्चन से हम शुरुआत करके चल रहे हैं दोस्त। आगे इसी कॉन्सेप्ट पर हम काफी बेहतरीन सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझिए कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। इसमें 80% लड़कियां और 75% लड़के परीक्षा में पास होते हैं। और देखिए उसने पूछा क्या कि परीक्षा में पास हुए तो ज्ञात करें कितने परसेंट विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए। मैं इंग्लिश में इसको एक बार कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ। एक क्लास the ratio between boys and girls is 3:2. 80% girls and 75% boys are passed in this exam. Then find how much percent students are failed in this exam. तो दोस्त इसके लिए जैसे अब जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसको 300 मान लो, इसको 200 मान लो, टोटल स्टूडेंट 500, फिर 300 का कितने परसेंट निकाल लो, 80%, सॉरी 75%, और 200 का निकाल लो आप 80%। उस तरीके से सॉल्व करके हम पूरा इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है क्योंकि एक पेपर में एक एक सेकंड का बहुत कीमत है। ठीक है, तो उस चीज का समझ के चलना कि बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में, 3:2 में। ऐसे मेथड में आपको आज सिखाऊंगा तो पेपर में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ओरली कैलकुलेशन करके उसे खत्म कर सकते हो। जैसे 3 लड़के और 2 लड़कियां, अब देखिए 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई हैं और 75% लड़के इस परीक्षा में पास हुए हैं। यार हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना जो पास है, हमें तो वो लोग निकालने हैं जो इस परीक्षा में फेल है। अगर लड़कियों में से 80% पास है तो कितने परसेंट लड़कियां ऐसी होंगी जो फेल होंगी, 20%।
तो इसमें आप डायरेक्ट 20% की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा आपका 40। ठीक है, कितने परसेंट लड़के ऐसे हैं जो पास है? 75। तो फेल कितने होंगे? 25%। तो 25 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये जोड़ करके हो जाते हैं आपके कितने? 115। और 115% को अगर मैं टोटली इसमें डिवाइड कर दूं 5 में, तो आपका आंसर हो जाता है 23% विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल है। 23% विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल है। आसानी से आप कर सकते हैं इसे ओरली। ठीक है भाई, 3 का 25 जो है 75 हो जाता है, 2 का 20 जो है 40 हो जाता है, और 75 और 40 115 जो भी डिवाइड होगा सब में डिवाइड होगा। तो मैंने इन 5 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज जो हो गया मेरा वो 23% हो गया। हालांकि और भी तरीके हैं, एलिगेशन भी लग जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एलिगेशन आप मत लगाओ, क्योंकि एलिगेशन सिर्फ 2 पार्ट के लिए है। अगर 3 पार्ट या 4 पार्ट हो जाते हैं तो वहां पे एलिगेशन की फेल होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, या फिर वो बहुत लेंथी होता है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट से सवाल समझते रहो, और इस कॉन्सेप्ट पर किस किस टाइप के कितने सवाल बनते हैं वो मैं आपको डिस्कस कराता रहूंगा। ठीक है ना। जैसे मैं एक और सवाल आपको लेकर बताता हूँ। यहाँ पर एक परिवार में चावल, मछली व खाद्य तेल पर होने वाले खर्चों का अनुपात 12:17:3 है। 12:17:3 है। ठीक है, मतलब चावल पर 12 और मछली पर 17 और खाद्य तेल पर कितना है खर्च? 3। ठीक है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है। मछली के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तथा खाद्य तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल पेपर में मैं एक ही मेथड का आपको सारे सवाल करा रहा हूँ। देखिए यूट्यूब पे पढ़ना इसलिए बहुत ही बेकार है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम लोग ऐसे यूट्यूब पर हैं जो सही कंटेंट को सही तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, या तो फिर वो प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन प्रोफेशनल है। ठीक है, बहुत ही 1-2 टीचर गिनेंगे, चुनिंदे 2-4 टीचर को मैं नहीं कहता, नहीं तो बाकी सारे जो हैं इस तरीके का स्लोगन लगा के रखेंगे कि आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, पूरा वीडियो देखो आप। ठीक है, तो पता चली कि मोहब्बत तो हुई नहीं बल्कि नफरत हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, इंग्लिश के हैं कुछ टीचर, उन्होंने क्या किया, पूरा लिखा पैसेज में। ठीक है, कि आज पैसेज करना सीखें 2 सेकंड में। 19 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लंबी वीडियो में सब कुछ चर्चा करी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पैसेज कैसे करना है। तो हवाबाजी बहुत है। ठीक है, ये तो मजबूरी है इस टाइम की, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप ये समझना कि 12, 17 और 3, जैसे 12 इसमें है, 17 इसमें है और 3 इसमें है। हम फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है यार इसमें पढ़ाने के लिए। 1-2 घंटे की लंबी क्लास तो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, वही मैक्सिमम आधा घंटे की क्लास होती है, तो उसी में हम पढ़ाई कर लें वही बहुत है। 12, 17 और 3,
तो इसमें देखिए आप, ये देखो 12, 17 और 3, अगर मैं टोटल इसको जोड़ दूं तो ये हो गया आपका 32, सारा जोड़ के कितना हो जाएगा 32। अब क्या है कि ये जो 20% बढ़ रहा है, तो अगर मैं इसमें 20% बढ़ा दूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 240। मछली का रेट जो है वो 30% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 510। खाद्य तेल का मूल्य जो है वो 50% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 150। ठीक है, अब आप ये देखो कि 200 और 500 700 और 100 इसके ले लिए मैंने, 800 तो वैसे ही हो गए, फिर 40 और 10 50 और 50 100, 800 और 100 जोड़ करके टोटल पूरे कितने हो जाएंगे 900%। और 900% को अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये अगली पार्ट में हो जाएगा आपका 225% बटे 8। और अगर मैं इससे भाग दूं इसमें, तो 8 दूनी 16, 28 से ही 1/8%, कितना हो जाएगा ये 28 से ही 1/8%। तो ना इसमें इसको 1200, ना इसको 1700, ना इसको 300 मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट फिट कर दो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीका है ये, ठीक है ना। और इसी तरीके पर मैं आपको और सवाल कराता हूँ, बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। जैसे एक सवाल ये है, बड़ा बेहतरीन से समझना, एक कार के मूल्य में तीन प्रकार के खर्च शामिल हैं। कितने प्रकार के खर्च शामिल हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, कच्चे माल की कीमत, कोमा श्रमिक पर व्यय तथा अन्य खर्चे। ठीक है, इस तरीके के खर्च शामिल है। मतलब अगर कोई कार बन रही है तो उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, लेबर कॉस्ट लग रही है और अदर एक्सपेंसेस लग रहे हैं। ठीक है, इन खर्चों का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, 4:3:2 है। कच्चे माल के मूल्य में दस प्रतिशत वृद्धि कर दी जाती है, 10% वृद्धि, तथा श्रमिक पर व्यय 8% बढ़ जाता है। श्रमिक पर व्यय 8% बढ़ जाता है, परंतु अन्य खर्चे 5% कम कर दिए जाते हैं। अन्य खर्चे 5% कम कर दिए जाते हैं। तो कार के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। कार के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे 4, 3 और 2, टोटल पार्ट ये हो गया 9। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9। तो अगर ये 10% बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे टोटल 40%, या 8% अगर बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे 24%, और अगर ये खर्चे 5% कम हो गए तो कितना हो गया -10। ठीक है ना, तो 40 और 24 जोड़ करके कितना हो गया 64, और 64 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो बचेगा क्या मेरे पास 54,
और इस 54% को मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर 9 पार्ट में, तो जो वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6%। ठीक है, पॉजिटिव संख्या आ रही है ये, इसलिए इसमें क्या होगी मेरे भाई, वृद्धि होगी। अगर नेगेटिव होती तो कमी होती। नेगेटिव कब होती, जब यहाँ पर अगर इनकी कैलकुलेशन करने से यहाँ पर नेगेटिव आता। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से चलते जा रही है, सारे के सारे एवरेज के कॉन्सेप्ट पर होने वाले सवाल है। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ, अभी देखते रहना, मिशन मिटा दूं। ठीक है, ये हमारी एक तरीके से आप ऐसे मान के चलो वार्म अप क्लास है। ठीक है, क्योंकि काफी दिन से मैं भी पढ़ा नहीं रहा अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप काफी दिन से कोई लगातार काम करते हैं और अचानक से 8-10 दिन का गैप आ जाए, तो थोड़ा सा एक दिन वार्म अप करने में लग जाते हैं। वरना अभी लॉकडाउन की स्थिति को देख करके लग रहा है कि क्लासेस काफी डिले होंगी, तो हम धीरे धीरे, ठीक है, 1 क्लास 2 क्लास डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे और सारे स्टूडेंट इन सवालों को लिखते रहे, ताकि पढ़ाई से वो इतने दूर न हो जाए कि क्लास में जब मिले तो बिल्कुल ही एकदम जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो वे प्रैक्टिस के तौर पर आप करते रहे। मैं भी डेली आपके लिए इतनी हेल्प करता रहूंगा। ठीक है ना। देखिए, एक नगर में, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। एक नगर में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:1। तो मैंने यहाँ लिख दिए पुरुष, पुरुष का मतलब मेल और महिलाओं का मतलब फीमेल। ये लो यहाँ फीमेल। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये 2 और ये 1, तो टोटल पार्ट इनके कितने हो गए यहाँ पे आपके 3। सही है, 2 और 1 का अनुपात कितना हो गया 3। अब आप समझ रहे आगे, पुरुषों की संख्या का 80% भाग व महिलाओं की संख्या का 70% भाग साक्षर है। 80% मेल एंड 70% फीमेल आर लिटरेट। तो अगर मैं इसका 80% निकाल दूं, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 160। इसका 70% निकाल दूं तो ये हो जाएगा आपका 70, और जोड़ के हो जाएंगे कितने मेरे भाई 160 में अगर हम 70 जोड़े तो 230। अगर वो मुझसे ये पूछे कि इस नगर में कितने परसेंट साक्षरता है, तो मुझे क्या करना है, 230 को 3 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 230 को 3 से। जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चनों में, हम इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा रिजल्ट आए उसको आप इस टोटल संख्या से डिवाइड कर दो। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे और भी लैंग्वेज है। साक्षर पुरुषों का 40% भाग व साक्षर महिलाओं का 30% भाग स्नातक है, यानी ग्रेजुएट है। ठीक है, 40% ऑफ लिटरेट मेल एंड 30% ऑफ लिटरेट फीमेल आर ग्रेजुएट। तो अगर इसका 40% निकालें तो 16 चौका 64%, और अगर इसका 30% निकालें तो 7 या 21%। सही है, तो 64 और 21 जोड़ करके हो जाते हैं 85। अगर वो ये पूछे कि कितने प्रतिशत लोगों की ग्रेजुएशन है, तो आप 85 को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर वो ये पूछे कि कितने % साक्षरता है, तो 230 को डिवाइड कर दो। जहां भी रुके क्वेश्चन
वही 3 से डिवाइड कर देना आपको। आगे समझ लेना, स्नातक पुरुषों का 12.5% भाग व स्नातक महिलाओं का 14 से ही 2/7% भाग सरकारी नौकरी करते हैं। 12:1/2% part of graduate male, 14:2/7% part of graduate female have a government job। अब ये देखो कि 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है, क्योंकि 100% एक होता है, 50% आधा होता है, ठीक है, 25% 1/4 होता है, और ये 25 का भी आधा है तो 1/4 का आधा हो जाएगा 1/8। अगर मैं इसका 1/8 निकालूं मेरे भाई तो यहाँ हो जाएगा 8%। और आप ये भी जानते होंगे कि 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। तो अगर मैं इसका 1/7 निकालूं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3%, और 8 और 3 जोड़ करके कितना हो जाएंगे 11%। यहाँ पे जोड़ करके कितना हो रहे थे 85%। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। अब देखिए, अगर वो ये पूछता कि साक्षरता कितनी है तो 230/3। अगर वो ये पूछता कि ग्रेजुएशन कितने की तो 85/3। और अगर वो ये पूछ रहा है कि सरकारी नौकरी कितना भाग करता है तो 11%/3। कहीं तो रुकेगा यार, जाकर के क्वेश्चन आगे भी होता तो आगे भी करते हैं। तो जहां भी रुके हो वहीं पे आप किससे भाग कर दो, इसमें 3 से। जैसे मैं यही रोक देता हूँ और पूछ लेता हूँ, तो ज्ञात करें कि कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी करते हैं। हाउ मच परसेंट पीपल हैव ए गवर्नमेंट जॉब ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो कुछ नहीं बचा 11%/3, और ये हो जाएगा आपका 3 से ही 2/3%। है ना मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। हालांकि सवाल इतना आसान नहीं है, ठीक है, जितना आसान मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। क्योंकि और यार देखो, मैं एक सही सी बात बताऊँ आपको, जैसा भी हम चैप्टर वाइज भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को ना किसी भी चैप्टर में कराना थोड़ा सा कंफ्यूजेबल हो जाता है कि किस में कराएं। हालांकि ये रेशियो के लिए ज्यादा बेटर सवाल है कि रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में कराने चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली इनका पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही कवर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डेविएशन और एवरेज के कॉन्सेप्ट से इन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। सारी बातें आपको समझ में आती चल रही होंगी। एक और सवाल लेते हैं बड़े बेहतर से। बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हैं इसमें, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सवाल सारे हम डिस्कस करेंगे। और जब तक ये लॉकडाउन है, ठीक है, घर पर ही रहो आप, घर पर ही रह करके, ऐसा नहीं है कि घर पे रहने के लिए सरकार ने कहा है तो पढ़ने के लिए थोड़ी मना किया है, ठीक है। पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि पेपर कभी भी आपका हो सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को पूरा रखो। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के लिए तो पूरे टाइम सोना ही सोना है, कुछ काम भी करते रहना, ठीक है। और बड़ा ही बेहतरीन मौका है ये सारी चीज़ों पर रिवाइज करने का। आपकी भी शिकायतें दूर होगी, सरकार ने आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लगा दी है कि आपकी सारी शिकायतें दूर है कि टाइम नहीं मिल पाता या ये है या वो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ये समझ रहे, एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, 4 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:4:8:10 है। 7, 4, 8 और 10, ठीक है। पहला व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग खर्च करता है। पहला व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग खर्च करता है।
कोई बात नहीं, कर लेने दो खर्च, ठीक है। दूसरा व्यक्ति तथा तीसरा व्यक्ति अपने आय का, दूसरा व तीसरा व्यक्ति अपनी आय का 30% और 40% बचत करते हैं। बचत करते हैं तथा चौथे व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता है। चौथा व्यक्ति अपनी आय का 10% खर्च करता है। चारों व्यक्तियों की आय तथा खर्च में 5700 रुपए का अंतर है। चारों व्यक्तियों की आय तथा खर्च में 5700 रुपए का अंतर है। 5700 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो चारों की कुल आय ज्ञात करें। तो चारों की कुल आय ज्ञात करें, ठीक है। तो यहां तक आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा सवाल है। 7, 4, 8 और 10, सही। तो 10 और 8 18, 18 और 4 22 और 22 और 7 कितने हो जाते हैं आपके? टोटल 29 भाग। ये तो होगी इनकी इनकम। पहला वाला जो व्यक्ति है वो अपनी आय का कितना भाग खर्च करता है? 20%। तो कहीं ना कहीं जोड़ करके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 140। दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो अपनी आय का 30% सेव करता है। तो सेव करता होगा तो खर्च कितना करता होगा? 70%। तो 7 चौक 280, सही है। 280 में अगर मैं 140 जोड़ूं तो 28 और 14 जोड़ 420 हो गए। अच्छा, ये 40% भाग बचत कर रहा है तीसरा व्यक्ति, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 60%। अगर मैं इसमें 60% की गुणा करता हूं तो यहां हो जाएगा 480%, सही है ना। तो आप ये देखो कि ये दोनों संख्याएं जोड़ करके 420 हो रही है और ये 480 है, तो यहां तक 900 हो गए। अच्छा, ये जो लास्ट वाला व्यक्ति है ये 10% खर्च करता है, तो ये कितना हो गया? 100%। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये 1000% बनते हैं। कितने बनते हैं? 1000%। ये भाग है, ये परसेंटेज है। आप जानते हो कि परसेंटेज को भाग में बदलने, भाग का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। तो अगर मैं इसे रेशियो में बदलना चाहूं तो मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। अरे किसी भी संख्या के आगे अगर परसेंटेज लगा होता है और हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 1000% को हम लिख सकते हैं 10 भाग। कितना लिख सकते हैं? 10 भाग। जानते हो ना, 25% को जैसे 1/4 भाग लिखते हैं, 50% को 1/2 भाग लिखते हैं, 100% का मतलब 1 भाग होता है, 200% का मतलब 2 भाग, ऐसे 1000% का मतलब क्या होता है? 10 भाग। तो तीनों चारों मिलकर के कमाते कितने भाग हैं? 29। खर्च कितने भाग करते हैं? वो 10 भाग। तो आप मुझे बताओ कि इनकी जो डिफरेंस हो गया वो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 19 का, 19 भाग का। सवाल में जो डिफरेंस दे रखा वो दे रखा 5700 का। तो एक भाग की जो वैल्यू होगी वो होगी 300। चारों की सम्मिलित आय पूछिए तो चारों की सम्मिलित आय 29 है, तो चारों की सम्मिलित आय 29 भाग की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8700। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सवालों के कोई और तरीके नहीं है या वो तरीके खराब है, ठीक है। तरीका देखो एग्जाम में वही है जो हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल भी चले और हमें एग्जाम के अंदर टाइम बचा के भी दे। अब मैं यहाँ पर फालतू में 2-2 जीरो सबके आगे चिपकाता, फिर उनकी कैलकुलेशन करता, ठीक है, तो आंसर तो मेरा फिर भी यही आता, लेकिन शायद उसमें 2, 4, 5 सेकंड कुछ भी फालतू लगते। और आपको पता ही है कि एक पेपर के अंदर
एक एक सेकंड की कीमत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में सफल नहीं हो पाए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो सफल हो गए हैं। तो सफल होने वाले जो हैं वो असफल होने वाले से ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान के मामले में बहुत ज्यादा आगे हों, ठीक है। उनके पास थोड़ा सा स्पीड से करने की